देखिए, भारत में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म इन इंडिया जो था, ये मैंने लगभग 2 वीडियो इसके पहले बना रखे हैं, करा रखे हैं। आप वीडियो देखेंगे पहले का समझ में आ जाएगा आपको। स्टेपल करिए, दबा दीजिए। उसके बाद मैंने शहरों में आंदोलन, गांवों में आंदोलन बता रखा था आप लोगों को। मैंने ये भी बता रखा था कि बागानों में स्वराज किस तरह हुआ, बता रहे। मतलब कि जो भी जितने भी फार्म्स थे, अंग्रेजों के फार्म्स, जैसे चाय के बागान हो गए, कॉफी के बागान हो गए, या नील के बागान थे, जहां अंग्रेज लोग क्या करते थे, गरीब मजदूरों को पकड़ करके जबरदस्ती रखते थे, उनसे बंधुआ मजदूरी कराते थे, बिना मजदूरी दिए उनसे काम कराते थे। तो जब पूरे भारत में नन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ और सहयोग आंदोलन हुआ 1920 में, तो बागान मालिकों, मजदूरों ने सोचा कि भाई हम लोग को भी आजादी मिल गई है। सब लोग उस बाउंड्री को तोड़ के वहां से भाग करके ट्रेन और क्या कहते हैं बस पकड़ के अपने जो भी थी सवारी या ट्रांसपोर्टेशन के जो भी मीन्स थे उसको लेकर के घर पहुंचने लगे। ठीक है, ये बागानों में स्वराज था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेजों को जल्दी पता चल गया, पुलिस की मदद से सब लोगों को घर पहुंचने से पहले ही स्टेशनों से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर से उन्हीं बागानों में पहुंचा दिया गया। ठीक है, आगे देखिए। मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग को बता दिया था कि साल्ट मार्च किस तरह हुआ था। 6 अप्रैल, सॉरी 12 मार्च था ना, 12 मार्च होगा वो, एक सेकंड, 11 मार्च, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। महात्मा गांधी ने क्या किया कि 1929 में, ठीक है, सॉरी 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को लेटर लिखा, जो वायसराय थे उस समय भारत के, अंग्रेजों के हेड थे। और उन्होंने क्या किया, मांग की, 11 मांगे की थी, डिमांड भेजे थे वायसराय को कि आप हमारी ये बातें मान लो, हम आंदोलन नहीं करेंगे, और अगर नहीं मानते तो हम आंदोलन करेंगे। नहीं मानी उन लोगों ने बातें। तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में था, वहां से सूरत डिस्ट्रिक्ट में डांडी नाम का एक जगह पड़ता था, समुद्र के किनारे था, वहां तक की यात्रा की। अपने कितने थे, 78 थे, कितने थे, 78 या इसी के करीब, हाँ 78 अनुयायियों के साथ, मतलब जो वॉलेंटियर थे उनके साथ यात्रा की, और वहां पर जाकर के नमक का कानून तोड़ा, मुट्ठी में एक मुट्ठी लेकर के तोड़ा। 11 मार्च को उन्होंने, सॉरी 24 दिन उनको लगे इस यात्रा को पूरा करने में, और 6 अप्रैल को वो वहां डांडी के तट पे पहुंच जाते हैं, और ये काम उन्होंने किया। इसके बाद पूरे देश में, मैंने आप लोग को जैसा कि बताया था पिछली वीडियो में, कि पूरे देश में आंदोलन हुए। जो भी सागर के, कितना बोल रहे हो भाई, थोड़ा धीरे बोलो। समुद्र के किनारे जितने भी इलाके थे, ठीक है ना, समुद्र के किनारे जितने भी इलाके थे उन लोगों ने नमक बनाना स्टार्ट कर दिया। नमक का क्या प्रॉब्लम था ये देखिए। उस जमाने में, बेटा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो ये सुन लो जो मैं बता रहा हूँ, ये भी आप लोग के काम का है, समझ में, सुन रही हो ना, इसी बात को सुन लो, ये क्लास ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो। तो उस जमाने में नमक पे टैक्स सरकार लगाती थी, कोई आदमी नमक नहीं बना सकता था, सरकार का कानून था, उसको सॉल्ट रूल कहा जाता था, लॉ कहा जाता था। तो महात्मा गांधी ने बोला कि ये तो प्रकृति से मिलने वाली चीज है, और ये तो जितना चाहो उतना बना सकते हो, ऐसे कोई कीमती चीज तो है नहीं, उसको भी इतना महंगा करके सरकार देती है, सबको टैक्स लगाती है, तो ये हमारा अधिकार है, हम नमक खुद से बनाएंगे, ये हमें कोई नहीं रोक सकता। ये आंदोलन हुआ। जो लोग गाँव में देहातों में थे उन्होंने चौकीदारी टैक्स, है ना, वो बंद कर दिया। जितने भी गांव में चौकीदार होते थे वो अंग्रेजों के होते थे, लेकिन उसको टैक्स जनता के द्वारा, गांव के लोग उसको दिया जाता था। जमीन के ऊपर जो भी रेवेन्यू या जो भी लगान थी, ठीक है, टैक्स, वो जनता ने, किसानों ने देने से मना कर दिया। ठीक है कि नहीं। जो भी बड़े बड़े जमींदार थे वो लोग हमेशा अत्याचार करते थे ना, टैक्स लेते रहते, वसूलते रहते थे जनता से। तो धोबी नाई बंद वाला एक आंदोलन चलाया गया। धोबी नाई बंद इंग्लिश में भी वैसा ही लिखा हुआ। धोबी नाई बंद आंदोलन था, वो क्या था कि ना तो कोई धोबी अब जमींदार के यहाँ नौकरी पे जाता था नौकर बन के कपड़े साफ करने के लिए, ना कोई
जो भी नाई होता था या बार बार वो भी नहीं जाता था कि ना हम तुम्हारी सेविंग करेंगे, अपने यानी ककते लटूरी और दाढ़ी लेके घूमते रहो सड़कों पागल की तरह, है कि नहीं। विद्रोह के स्वरूप कि अब हम लोग आजाद हो गए। आगे दो। तो सारे बात होते गए, अब देखा सरकार ने कि जनता तो मान नहीं रही है। बोर हो रहे हो तो तुम भी सुन लो ना, आगे आके यही सुन लो जो पढ़ा रहा हूं। नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्र, भारत को आजादी कैसे मिली। नो इंटरेस्टेड तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरा रीड करके घर जाओगे, ठीक है। सरकार ने क्या किया कि आर्मी उतार दी, बख्तरबंद गाड़ियां, मतलब जो नहीं होती है उसके अंदर आर्मी रहती है और बंदूक निकाल के चारों तरफ से भूनती हुई चलती है और अंदर बख्तरबंद, कोई जनता उस पर अटैक नहीं कर सके। ऐसे पूरी गाड़ियां उतार दी गई शहरों के शहरों में पूरे आंदोलन को खत्म करने के लिए। समझ रहे हैं बात को। सरकार डर गई थी, भयभीत हो गई थी। सरकार ने अब सोचा कि क्या कहते हैं, हम लोग पूरी जनता को क्रश कर दें, लेकिन सरकार कामयाब नहीं, जनता डर नहीं रही थी। अब इतनी बड़ी जनता को इतने कम पुलिस से कैसे कंट्रोल करोगे। तो लास्ट में जा करके महात्मा गांधी, लास्ट में वायसराय ने खुद से प्रपोजल दिया कि हम आपसे बात करने को तैयार हैं, हम आपसे समझौता करने को तैयार हैं। लॉर्ड इरविन उसमें भारत के वायसराय थे। तो 5 मार्च 1931 को 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी इरविन समझौता। उसमें क्या था, अंग्रेजों ने शर्त रखी कि भाई ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, आप इसको अभी तुरंत खत्म कर दो। दूसरा कि महात्मा गांधी कांग्रेस की रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होगी, इस बार महात्मा गांधी को जाना होगा, हमारी बात माननी पड़ेगी भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, ठीक है। महात्मा गांधी ने दोनों बात मान ली। महात्मा गांधी ने बहुत सारी डिमांड रखी थी। महात्मा गांधी का पहला डिमांड ये था कि जितने भी कैदी हैं, जितनों को पकड़ा गया इस आंदोलन में, सबको आप आजाद कर दो। तो आज ये सर फूटा किसी का, रुक जा 2 मिनट। आपका बेटा इंग्लिश में एसएसटी है, सारा नोट्स इसका, इसकी इंग्लिश वाली बुक तुम्हारे पास है, मेरे पास है। एसएसटी अभी है घर पे, 10 ईयर और वो दोनों, वो इंग्लिश वाली आपके पास है बेटा, है घर पे अभी लाए हो, मैंने घर पे है ना, ठीक है, मंडे को ले आना। देखो, तो महात्मा गांधी ने डिमांड रखी कि जितने भी कैदी हैं, जितने लोगों को भी आपने अरेस्ट किया उसको आजाद करो, पहला डिमांड। दूसरा डिमांड था जो ये सॉल्ट पे टैक्स लगाया गया है, नमक पे जो टैक्स लगा है वो टैक्स हट जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि और भी तरह की जो किसानों के ऊपर जो टैक्स है उसमें भी कमी की जानी चाहिए, और भी 3-4 चीजें थी। नमक का कर तो खत्म कर दिया गया, अब नमक कोई भी बना सकता था, सॉल्ट टैक्स ही खत्म हो गया। लेकिन जो डिमांड थी सारे कैदियों को छोड़ने की, उसमें लॉर्ड इरविन ने कहा कि देखो ये कानून का मामला है, हमारे देश के कानून का मामला है। जो पॉलिटिकल प्रिजनर है, राजनीतिक कैदी, मतलब जिन्होंने धरना प्रदर्शन अहिंसा से, नॉन वायलेंस के साथ जो भी प्रदर्शन किया है, नारे लगाए, उनको तो हम आजाद कर सकते हैं, वो हमारी अथॉरिटी है। लेकिन जो क्रिमिनल केस में जिन्होंने मर्डर किया है या हत्या में शामिल है, उनको हम आजाद नहीं कर सकते। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव इस समय जेल में थे और महात्मा गांधी उनकी भी रिहाई की बात की मांग कर रहे थे, लेकिन लॉर्ड इरविन नकार गया, बोला कि भाई हम उनको नहीं छोड़ सकते। महात्मा गांधी ने सोचा कि वैसे भी अगर हम इसकी बातों को ना भी मानते हैं तो आजाद तो करने वाला है नहीं उनको, ठीक है, जो मिल रहा है वो तो ले ही लो। नहीं तो अगर कुछ भी ना लिया जाता और फिर ऐसे ही वो महात्मा गांधी लौट आते और आंदोलन स्टार्ट हो जाता, और जिस तरह से उन्होंने आर्मी उतार दी थी, जनता का इतना बुरे तरह से दमन किया जाता, दबा दिया जाता कि फिर दोबारा आंदोलन कभी जीवन में खड़ा नहीं होता। इसलिए मजबूर होकर महात्मा गांधी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव
कि आजादी ना मिली फिर भी गांधी रिबन पैक्ट करना पड़ा। और इस बात को लेकर के 1931 में एक साल बाद ही जब कराची अधिवेशन होता है, कांग्रेस का कराची सेशन जब होता है, कराची जो पाकिस्तान में, तो वहां पर, ठीक है ना, कराची सेशन जब होता है तो महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे और महात्मा गांधी पर, है ना, गाड़ियों पे क्या कहते हैं, पत्थर गोबर सब फेंका गया कि इन्होंने ही, क्योंकि पाकिस्तान के थे ना, उस तरफ से ही थे, लाहौर और कराची के तरफ ही, लाहौर के थे भगत सिंह, तो इसके लिए इस चीज के विरोध स्वरूप महात्मा गांधी का भी अपमान किया गया। इतिहास में बहुत सारी पुस्तकें हैं जो महात्मा गांधी को गलत बताती हैं और बहुत सारी पुस्तकें हैं जो लॉजिक बताती है कि महात्मा गांधी ने आखिर में गांधी रिबन पैक्ट क्यों किया, और लॉजिक तो यही कहता है कि गांधी रिबन पैक्ट करना सही भी था। समझ रहे हैं बात को? पूरे देश को देख करके, एक आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब देश की लड़ाई हो रही है, देश की स्वतंत्रता संग्राम हो रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा है, तो आप एक आदमी के लिए पूरे देश के लोगों को कैसे ताक पे रख सकते हैं? समझ रहे? आगे देखिए, लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लिया कैसे, कैसे उसको लिया, लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया? देखिए, गांव में अगर आप बात करें, शहरों की अगर बात करें तो जो मिडिल क्लास थे वो तो पार्टिसिपेट कर ही रहे थे। अगर आप गांवों की बात करें, विलेजेस की बात करें, तो वहां पर गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट लोग आंदोलन में शामिल थे। ज्यादा से ज्यादा वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, आगे बढ़ करके सामने आ रहे थे। ठीक है, उन्होंने सरकारी लगान चुकाने से मना कर दिया कि जो सरकार हमको जमीन का रेवेन्यू या टैक्स मांग रही है, हम लोग नहीं देंगे, हम लोग सरकार के इस कानून को मानते ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए, जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उन्होंने, उनमें से बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। देखिए क्या हुआ 1931 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म कर दी महात्मा गांधी ने। क्यों? क्योंकि गांधी इरविन के साथ उनका समझौता था। हाँ, ज्ञान बांट ले। ठीक है, अब महात्मा गांधी को क्या करना था कि लंदन जाना था गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में। वहां ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और भी बहुत लोग थे। वहां पर यह बात हुई कि जो दलित वर्ग के हैं, समझ रहे हैं, उनको भी अलग प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मतलब डिप्रेस्ड क्लासेस के जो है समाज के, उनको एक अलग कैटेगरी बना दी जाएगी। महात्मा गांधी इसमें दुखी हो गए, भाई हम तो नहीं मानेंगे, बैकआउट करके वो वापस इंडिया आ गए और इंडिया करके उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया। आते ही आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी.आर. अंबेडकर भी गए थे। वो कह रहे थे अच्छी बात है, दलितों को, जो नीची जाति के, छोटी जाति के हैं, जिनको समाज में अच्छा स्थान नहीं है, तो उनको मौका मिलना चाहिए, उनको अलग से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो महात्मा गांधी की बात ये थी कि देखो, हम मानते हैं कि आपको समाज में सदियों से, सैकड़ों हजारों सालों से दबाया गया है। रिफ्लेक्स एक्शन में, रिफ्लेक्स एक्शन, वो पाड़ के सो रहे, इस पे ना तुम्हारा कंट्रोल शिवाजी, ना भोले बाबा का। भोले बाबा पर का तो सब चीज में कंट्रोल है। देख, तो वो लौट के आए तो भीमराव अंबेडकर बोले, महात्मा गांधी ने ये बोला, सॉरी, कि आपको रिजर्वेशन चाहिए, आपको अलग से अधिकार चाहिए, तो आप हिंदुओं से अलग मत हो, हमारे कैटेगरी में ही रहो। ठीक है, और हम लोग खुद से ही आपको अलग से रिजर्वेशन दे देंगे। जैसे मुस्लिम वर्ग अलग था, उनको रिजर्वेशन था चुनाव में, अंग्रेजों ने नियम बनाया था। रैमजे मैकडोनल्ड ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, मैकडोनल्ड, ठीक है, उसने ये नियम बनाया था कि अंग्रेजों के लिए, सॉरी,
जो वोट होगा या जितनी भी सीट होगी इंडिया में, है ना, विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र जो भी होगा, तो मुसलमानों के लिए अलग सीट रिजर्व होगा, सिखों के लिए अलग होगा, पारसियों के लिए अलग होगा, और जनरल होगा। जनरल मतलब हिंदू। अब मैकडोनल्ड कह रहा था कि जनरल में से काट करके दलित लोगों का भी एक अलग कैटेगरी बना दिया जाएगा, जो समाज में छोटी जाति के लोग थे। तो फिर महात्मा गांधी ने कहा तो फिर समाज में वर्ग ही क्या रह गए, सवर्ण केवल रह गए। जो ऊंची जाति के जो लोग हैं, हिंदुओं में ऊंची जाति के लोग को केवल अब जनरल बना दिया जाएगा, और उनकी संख्या तो है ही नहीं। तो हिंदू समाज को ही बिल्कुल बांटने की बात हो गई थी। तो हिंदू समाज को बांटने से बचाने के लिए महात्मा गांधी ने बोला दलित वर्ग को अलग से, हमसे अलग एक कैटेगरी नहीं बनाई जानी चाहिए, ठीक है, उनको हमारे अंदर ही रखा जाना चाहिए। बी आर अम्बेडकर ने कहा ये मौका हम छोड़ेंगे नहीं, अंग्रेजों ने खुद आगे आके हमको ये मौका दिया है, वो अड़ गए कि यह होके रहेगा। महात्मा गांधी बोले ये नहीं होके रहेगा, और वो 1932 में, है ना, आमरण अनशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। कोई बात न मत मानो, मैं अपने विरोध को जताने के लिए अपना प्राण त्याग कर दूंगा। पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मची, अरे महात्मा गांधी आमरण अनशन पे बैठ के भैया अब क्या होगा। तो सब लोग है ना जाके बी आर अम्बेडकर को समझाना, अरे भाई तुम मान जाओ, चलो बात करो, कुछ तो देखो, महात्मा गांधी बापू का है ना अनशन तोड़वाओ। बापू नहीं रहेंगे तो ये देश कैसे रहेगा। महात्मा गांधी के ऊपर ही पूरा देश का स्वतंत्रता टिका हुआ था। अब बापू को कुछ हो जाए, समझते हैं कि नहीं, पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा, आतंक हो जाएगा। तो 1932 में पूना पैक्ट या पूना समझौता होता है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच, जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। इसमें उन्होंने दलित वर्ग के लिए एक अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र या सेपरेट इलेक्टोरल की मांग को लेने से इनकार कर दिया बी आर अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने, और तैयार हो गए कि हमको हिंदू वर्ग के अंदर ही जो भी सीटों में रिजर्वेशन मिलेगा हम उसी पे खुश हैं। इसी को पूना पैक्ट कहा जाता। आगे देखिए, देखिए पेज नंबर 43 पे आ गए। सविनय अवज्ञा की सीमाएं, तुम्हारी क्या सीमाएं, पढ़ क्यों नहीं रहे हो। तो तुम करे हो नॉट इंटरेस्टेड। अभी तो कुछ टाइम ही नहीं हुआ है, 5:30 हो रहा है। देखिए सविनय अवज्ञा की सीमाएं मतलब कि क्या क्या कमियां थी। सीमा लिमिटेशन लिखा हुआ है ना, लिमिटेशन ऑफ सिविल डिविजिडेंस मूवमेंट, ठीक है। तो कमी क्या थी, रिफ्लेक्स एक्शन। पहली बात, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में नमक सत्याग्रह या साल्ट सत्याग्रह से स्टार्ट हुआ था, और कांग्रेस जो 1885 में ही बन चुकी थी, उस कांग्रेस पार्टी में जो भी बड़े बड़े लीडर थे वो सवर्ण हिंदू थे, ब्राह्मण, बाणिये जो है ना, बनिया जो होते हैं, इस तरह के बड़े बड़े जमींदार वर्ग के लोग ही ज्यादा थे। उसमें जो समाज में दलित वर्ग था, ठीक है, उस वर्ग का कोई भी अच्छा नेता नहीं था, बड़ा नेता नहीं था, और उनको कभी भी इसमें शामिल नहीं किया जाता था, मौका नहीं दिया जाता था। तो ये माना गया जो भी समाज में जो लोग थे वो मानते थे ये सवर्णों की पार्टी है, और मुख्य रूप से जो बड़ी जाति के लोग थे वही कांग्रेस में जाके आंदोलन में पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। तो अगर समाज में जो दलित वर्ग की इतनी बड़ी जनसंख्या थी देश में, वही अगर साथ ना आए तो आंदोलन सफल कैसे होगा। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद ये सबसे बड़ी कमी थी कि इसमें जो दलित वर्ग शामिल नहीं हुआ। पहली बात, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुआ था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें दलित वर्ग नहीं आया था। समाज में जो मजदूर वर्ग था, जो चूड़ा चमार, जो मतलब और भी छोटी जाति के लोग थे, बैकवर्ड क्लासेस, वो बिल्कुल शामिल नहीं हुए थे।
महात्मा गांधी ने इस बात को सोचा और 1930 से लेके 1942 तक, 1930 से लेके 1942 तक, वो 33 से 42 तक वो समाज में इन दलित वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने के लिए, मतलब उनको ज्यादा समाज में प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, एजुकेटेड करने के लिए, है ना, उन्होंने काम किया। और सारे कांग्रेस के लोगों ने भी मिलकर काम किया ताकि पूरी की पूरी हिंदू जाति को एक साथ लेकर के काम किया जा सके। क्योंकि महात्मा गांधी को ये शक हो गया था कि अगर 1932 में मैंने जो पूना पैक्ट किया है, दलितों को अपने साथ लेकर के आए हैं, और फिर अगर दलित हमसे अलग हो गए तो फिर हम वही तरह अकेले पड़ जाएंगे। समझ रहे हैं? अब देखिए क्या हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में डेप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट भी हो गया, ये बता ही दिया है मैंने आप लोगों को। ठीक है, 19 एक सेकेंड, अब आइए, वो तो सब हो गया। तो सब लोगों ने मिलकर अछूत लोगों को या दलित लोगों को ऊपर उठाने का पूरा प्रयास किया था। हम सामूहिक अपनेपन का भाव जो है उस टॉपिक पे आ गए हैं। 46 पेज नंबर हो गया, वो इनकी जो फोटो बनी है, पलटो पेज टर्न करो। हाँ, वहीं से देखिए, दिखाना बेटा, मुक्ति रहो। हाँ, कलेक्टिव बिलोंगिंग्स सुनना है शिवाजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर है ना बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। कलेक्टिव बिलोंगिंग्स का मतलब कि अगर यहाँ पर सर को कोई आके कूटने लगे तो सब लोग बोलेंगे ना, मार दे मास्टर ने जान से, बहुत ज्यादा दिमाग खाता है, मैंने मेरे जैसे मास्टर को। लेकिन अगर मेरे टीचर अगर कभी कूटे जाए, जो सुन लें कि मार खा रहे हैं, तो सारे बच्चे एक साथ सामूहिक अपनेपन की बात हो जाएगी। अरे भाई अपना मास्टर है, सब हम ही की उसके चेले जाके बचाएंगे। मास्टर का एग्जाम्पल गलत हो गया, आजकल के जमाने पे सूट ही नहीं करता। आजकल तो मास्टर ने बालक ही कूट देते हैं। कहने का मतलब है कि गांव की बात ले लो, ये कंझावला गांव है। बात होगी कि कोई दूसरे गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर के हमला कर दे कि भाई आज है ना, जितना भी पानी का पाइपलाइन है, बिजली का लाइन है, सब काट दे। तो अब यहाँ पर हम बाहर से, हम और सिवा कुछ लोग बाहर से हैं, जो लोग यहाँ के रह रहे हैं, जब सारा गांव चलेगा तो हम लोग भी साथ में चलेंगे कि अच्छा हम भी तो इसी गांव में रहते हैं, साथ मिलके बाहर वाले से लड़ेंगे, इस गांव को बचाएंगे। हमारी सुविधा की बात है, हमारे परिवार की बात है, हमारे समाज की बात है। तो यही बात एक देश के लिए भी थी। कलेक्टिव बिलोंगिंग्स का मतलब सब लोग ये माने तो सही कि हम लोग सब, ये देश केवल सवर्णों का नहीं है, केवल कांग्रेस का नहीं है, ये देश सब लोग, हर उस इंसान का है जो इस देश में रहता है। अभी मैं कहूं कि भाई रे पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया है, अभी चलो भारत माता को बचाना, अब भी तुरंत आदमी है ना, तुरंत अपने कपड़े लत्ता पहनेगा, बैग टांगेगा और सीधे भागना स्टार्ट कर देगा। किधर? जहां है ना अटैक ना हो रहा हो, सुरक्षित जगह की ओर। लड़ने के लिए थोड़ी कोई जाएगा, लड़ने के लिए कौन जाएगा? घर में कोई भगत सिंह थोड़ी चाहता है, भगत सिंह की फोटो सब लगाएंगे, मम्मी सारा कहानी सुना देगी। कह दिए गलती से मैं भी भगत सिंह बनूंगा, वो चप्पल निकाल के 4 चप्पल लगेंगे, भगत सिंह गिरी निकल जाएगी उसी समय। आप समझ रहे हैं ना? तो सामूहिक, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उस समय हमारी भारत माता गुलाम थी और उस समय कोई भी अपने बारे में नहीं सोचता था, भारत माता के बारे में सोचता था। तो ये कलेक्टिव बिलोंगिंग थी जिसमें सब लोगों को लेकर के आना था। और इसके लिए क्या प्रयास किए गए? दिखाया गया, देशभक्ति का प्रचार किया गया, और जो अपने आप को समाज से अलग मानते थे उनको भी साथ लेकर के चला गया। और वो किस तरह से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मर गया भाई। बस 3 पेज है, चैप्टर खत्म होने वाला।
1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था वंदे मातरम, नहीं है, सुजलाम सुफलाम। अब इस गाना, ये गाना जो बनाया गया राष्ट्रगान, मैंने ये एक जो गीत था हमारे लिए, सब लोगों में अपने देश से जोड़ने वाला बात। अब खुद सोचो, अगर यहाँ पे है ना जन गण मन होने लगे ना, तो सबके अंदर का है ना देशभक्त जाग जाएगा। एक दिन जब देशभक्ति गाने चलते ना 15 अगस्त 26 जनवरी को, अपने अंदर है ना पंडित जी देखने लगता है सब लोग, जनेऊ वाला पंडित जी, वो चंद्रशेखर आजाद पिस्टल लिया हुआ, देशभक्त समझने लगते हैं। जैसे ही 16 अगस्त आता है सब ठंडा पड़ जाता है, जो जलेबी और बूंदी खाई थी वो भी सब निकल जाता है। जितना जलेबी खाए थे ना, जैसे टेस्ट खत्म हुआ देशभक्ति भी खत्म, है कि नहीं? लेकिन 15 अगस्त के दिन गाने बजते रहे ना, और कोई को बोल दे कुछ उल्टा सीधा, उस दिन आदमी के अंदर का भगत सिंह जागा रहता है, समझ? तो ये क्यों होता है, ये मैं समझाने के लिए इसलिए बता रहा हूँ। ये वंदे मातरम गीत जनगण मन बताया गया ताकि सब लोग को जोड़ने के लिए, इस गाने पर, इस गीत से लेकर के सब लोग को जोड़ा गया, सब लोगों में अपनेपन की बात हुई, सामूहिक रूप से लोग अपना मानने लगे इस देश को, सब लोग एक दूसरे को अपना भाई मानने लगे कि मिल करके हम इन बाहर वालों को भगाएं। अब एक बात बताओ, जो बेचारा गांव में दलित वर्ग का आदमी था उस जमाने में, जो काम कहां करता था, उसके पास तो खेती नहीं था, वो तो शहरों में मोची का काम करता था, गांव में मजदूर का काम करता था। तो उस पर अत्याचार कौन करता था? भारत के लोग ही तो अत्याचार करते थे। जो जमींदार था, जो किसान था, वो उस पर अत्याचार करता था, तो उसको अंग्रेजों से क्या मतलब था? उसका दुश्मन तो आप थे, हम थे, समझ रहे? तो उसके अंदर सामूहिक अपनेपन का भाव तो तब आएगा ना जब जिसके अंदर वो काम कर रहा है वो उसको अपने भाई की तरह माने और उस पर अत्याचार न करे। तो यही कांग्रेस का काम था 1933 से 42 तक, कि समाज में जितने भी दलित वर्ग के लोग थे सब में शिक्षा का शिक्षित किया गया, साथ ही साथ उनको बताया गया कि आप समाज में कम नहीं हो। जो दलित वर्ग के लोग थे उनको हरिजन कहा जाता है। हरिजन ये महात्मा गांधी ने नाम दिया था। हरिजन मतलब भगवान के द्वारा भेजे गए लोग, समझ रहे हैं? देखिए, हाँ, महात्मा गांधी खाजा यार देश बापू है। महात्मा गांधी हरिजन नहीं थे, महात्मा गांधी बाणिया थे, बात समझ रहे हैं ना, व्यापारी वर्ग से थे। और उनके पिताजी कोई छोटे मोटे नहीं थे भाई, समझ रहे हैं ना, वो दीवान थे। दीवान मतलब कि गवर्नर टाइप का पोस्ट। सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? कटक राज्य, उड़ीसा को पहले कटक कहा जाए, पूरे उड़ीसा के दीवान थे, राज्यपाल एक तरह का, गवर्नर। इतना ज्यादा बड़ा आदमी की सोच भी नहीं सकता। देखो, अब इसमें देखिए चैप्टर तो हो चुका है, अब इसमें जो भी थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है कि भारत के झंडे का निर्माण कौन हुआ, कब कब किया गया, कैसे कैसे किया, ये सारी मैटर दिए गए हैं। और सामूहिक अपनेपन वाला जो क्वेश्चन है, कलेक्टिव बिलोंगिंग्स वाला जो क्वेश्चन है, उसका एक क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर जो मैं आपको दिखाऊंगा उसी से कवर हो जाएगा, उसके बाद एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर आपका मैंने करा दिया है, और आज आप लोग के लिए एक गिफ्ट दे रहा हूँ। मास्टर क्या गिफ्ट देगा?